योगी आदित्यनाथ, जिनका मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है, वर्तमान समय में ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं। योगी जी का जन्म 5 अक्टूबर 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित यमकेश्वर तहसील के पंचूर गांव के एक गढ़वाली क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम अजय सिंह बिष्ट है, जो फॉरेस्ट रेंजर थे। इनकी माता सावित्री देवी एक कुशल गृहिणी हैं। इनके परिवार में इनकी 3 बहनें और 3 भाई हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ 5वें नंबर पर हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पौड़ी उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालय में हुई। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से गणित और विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद योगी ने गणित में एमएससी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए दाखिला लिया, पर राम मंदिर में हो रहे आंदोलन के कारण इनका मन विचलित हो गया और इनका ध्यान पढ़ाई से हट गया। वैसे तो इनका राजनीतिक जीवन बचपन में ही शुरू हो गया था। कॉलेज में इनकी गिनती अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उभरते हुए नेताओं में की जाने लगी थी। इसलिए इन्होंने छात्र चुनाव संघ में लड़ने की योजना बनाई, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इनको टिकट नहीं दी, जिसके चलते योगी ने निर्दलीय सदस्य के रूप में नामांकन भरा, जिसमें सन 1992 में ये चुनाव हार गए। मात्र 22 साल की उम्र में योगी ने सांसारिक जीवन को त्याग कर संन्यास आश्रम में प्रवेश किया। संन्यास जीवन शुरू करने के लिए योगी ने महंत अवैधनाथ से मुलाकात की, जिसके बाद इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया। संन्यास जीवन ग्रहण करने के बाद योगी ने घर त्यागने और परिवार त्यागने के बाद देश सेवा और समाज सेवा करने का संकल्प लिया। सन 15 फरवरी 1994 को महंत अवैधनाथ ने योगी को नाथ संप्रदाय की गुरु दीक्षा दी और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। इसके बाद अजय सिंह बिष्ट का नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ हो गया। 12 सितंबर 2014 को महंत अवैधनाथ के निधन के बाद योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ मंदिर का महंत बनाया गया और नाथ पंथ के पारंपरिक अनुष्ठान के अनुसार मंदिर का पीठाधीश्वर बनाया गया। योगी आदित्यनाथ को जानवरों से बहुत प्यार है, खासकर गाय, कुत्ते, बिल्ली और बंदर से ज़्यादा प्यार करते हैं। योगी गायों से बहुत प्यार करते हैं, जिसके कारण वो सुबह नाश्ता करने से पहले गायों को चारा खिलाते हैं और योगा और प्रार्थना करने के बाद गौशाला में गायों की सेवा करते हैं। आदित्यनाथ की संस्था सड़कों पर पड़े बीमार और घायल जानवरों को अपनी संस्था में लाकर उनका इलाज और सेवा करती है। योगी जी भगवा रंग का कुर्ता पहनते हैं। ये कुर्ता नाखूनी सादा कुर्ता के नाम से मशहूर है। इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि इस कुर्ते को सिलने के लिए दर्जी के नाखून बड़े होने चाहिए, तभी वो ये कुर्ता सिल सकता है। इसीलिए इसका नाम नाखूनी सादा कुर्ता पड़ा है। ये जानकारी योगी जी का कुर्ता सिलने वाले गोरखनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स के बुद्धिराम ने दी है। बुद्धिराम के अनुसार अब इस कुर्ते की मांग बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि योगी जी को गोल गले वाले कुर्ते ही पसंद हैं। योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो इनकी राजनीति में एंट्री एक झगड़े की वजह से हुई थी। बात 2 दशक पहले की है। गोरखपुर शहर के मुख्य बाजार गोलघर में गोरखनाथ मंदिर से संचालित इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ छात्र एक दुकान पर कपड़ा खरीदने आए और उनका दुकानदार से विवाद हो गया। दुकानदार पर हमला हुआ तो उसने रिवॉल्वर निकाल ली। 2 दिन बाद दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक युवा योगी की अगुवाई में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया और वे एसएसपी आवास की दीवार पर भी चढ़ गए। ये योगी आदित्यनाथ थे, जिन्होंने कुछ समय पहले ही 15 फरवरी 1994 को नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े प्रमुख मठ गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी के रूप में अपने गुरु महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली थी। गोरखपुर की राजनीति में एक एंग्री यंगमैन की एक धमाकेदार एंट्री थी। ये वही दौर था जब गोरखपुर की राजनीति पर 2 बाहुबली नेताओं हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की पकड़ कमजोर हो रही थी। युवाओं, खासकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के सवर्ण छात्र नेताओं को इस एंग्री यंगमैन में हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे महंत दिग्विजयनाथ की छवि दिखी और वो उनके साथ जुड़ते गए। अब योगी हिंदुत्व के सबसे बड़े फायरब्रांड नेता के रूप में स्थापित हो चुका है। दिल्ली के बाद बिहार में करारी हार से यूपी में अपने प्रदर्शन को लेकर चिंतित भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश करने की चर्चा हो रही थी। 2016 मार्च में गोरखनाथ मंदिर में हुई भारतीय संत सभा की चिंतन बैठक में आरएसएस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। तब संतों ने कहा, हम 1992 में एक हुए तो ढांचा तोड़ दिया,
अब केंद्र में अपनी सरकार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आ जाए तो भी प्रदेश में मुलायम या मायावती की सरकार रहते राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बन पाएगा। इसके लिए हमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना होगा। उत्तराखंड के गढ़वाल के एक गांव से आए अजय सिंह बिष्ट के योगी आदित्यनाथ बनने के पहले के जीवन के बारे में लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, सिवाय इसके कि वो हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय गढ़वाल से विज्ञान स्नातक हैं और उनके परिवार के लोग ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हैं। महंत अवैधनाथ भी उत्तराखंड के ही थे। गोरखनाथ मंदिर में लोगों की बहुत आस्था है। मकर संक्रांति पर हर धर्म और वर्ग के लोग बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। महंत दिग्विजयनाथ ने इस मंदिर को 52 एकड़ में फैलाया था। उन्हीं के समय गोरखनाथ मंदिर हिंदू राजनीति के महत्वपूर्ण केंद्र में बदला, जिसे बाद में महंत अवैधनाथ ने और आगे बढ़ाया। गोरखनाथ मंदिर के महंत की गद्दी का उत्तराधिकारी बनने के 4 साल बाद ही महंत अवैधनाथ ने योगी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बना दिया। जिस गोरखपुर से महंत अवैधनाथ 4 बार सांसद रहे, उसी सीट से योगी 1998 में 26 वर्ष की उम्र में लोकसभा पहुंच गए। पहला चुनाव वो 26,000 के अंतर से जीते, पर 1999 के चुनाव में जीत हार का ये अंतर 7,322 तक सिमट गया। मंडल राजनीति के उभार ने उनके सामने गंभीर चुनौती पेश की। इसके बाद उन्होंने निजी सेना के रूप में हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया, जिसे वो सांस्कृतिक संगठन कहते हैं, और जो ग्राम रक्षा दल के रूप में हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी और माओवादी विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। हिंदू युवा वाहिनी के खाते में गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर से लेकर मऊ, आजमगढ़ तक मुसलमानों पर हमले और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के दर्जनों मामले दर्ज हैं। खुद योगी आदित्यनाथ पर भी हत्या के प्रयास, दंगा करने, सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने, 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने, धर्मस्थल को क्षति पहुंचाने जैसे आरोपों में 3 केस दर्ज हैं। हिंदू युवा वाहिनी के इन कामों से गोरखपुर में उनकी जीत का अंतर बढ़ने लगा और साल 2014 का चुनाव वो 3 लाख से भी अधिक वोटों से जीत गए। इन घटनाओं की शुरुआत महाराजगंज जिले में पंचरुखिया कांड से होती है, जिसमें योगी आदित्यनाथ के काफिले से चली गोली से सपा नेता तलत अजीज के सरकारी गनर सत्य प्रकाश यादव की मौत हो गई। सूबे में कल्याण सिंह के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी। मामला CBCID को सौंपा गया और उसने जांच में योगी को क्लीन चिट दे दी। हालांकि वादी तलत अजीज के डटे रहने से मुकदमा अभी भी चल रहा है। इसके बाद कुशीनगर जिले में साल 2002 में मोहन मुंडेरा कांड हुआ, जिसमें एक लड़की के साथ कथित बलात्कार की घटना को मुद्दा बनाकर गांव के 47 अल्पसंख्यकों के घर में आग लगा दी गई। ऐसी घटनाओं की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन किसी में योगी के खिलाफ ना तो रिपोर्ट दर्ज हुई, ना उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। प्रदेश में बसपा सपा की सरकार रहते हुए भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि दोनों दलों के नेता अपने भाषणों में उन पर सांप्रदायिक हिंसा के आरोप लगाते रहे। हिंदू युवा वाहिनी की हरकतों के कारण पूर्वांचल में हालात खराब होते गए। योगी और हिंदू युवा नेता खुलेआम हिंसा की धमकी देते, मामूली घटनाओं को सांप्रदायिक हिंसा में बदल दिया जाता। एक बार तो नेशनल हाईवे पर ट्रक से कुचल कर गायें मर गईं, तो इसे ISI की साजिश बताते हुए 3 दिन की बंदी का ऐलान कर दिया गया। साल 2002 में गुजरात की घटनाओं पर हिंदू युवा वाहिनी ने गोरख बंद कराया था और टाउन हाउस में सभा की। सभा में 1 विकेट के बदले 10 विकेट गिराने और हिंदुओं से अपने घरों पर केसरिया झंडा लगा लेने की बात कही गई, ताकि पहचान हो सके कि किन घरों पर हमला करना है। उनके समर्थक नारे लगाते घूमते, गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। गोरखपुर के बाहर दूसरे जगहों पर यह नारा, पूर्वांचल में रहना है तो योगी योगी कहना है। बाद में तो ये नारा यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है में तब्दील हो गया। जनवरी 2007 में एक युवक की हत्या के बाद हिंदू युवा कार्यकर्ताओं द्वारा सैयद मुराद अली शाह की मजार में आग लगाने की घटना के बाद हालात बिगड़ गए और प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा। रोक के बावजूद योगी द्वारा सभा करने और उत्तेजक भाषण देने के कारण उन्हें 28 जनवरी 2007 को गिरफ्तार कर लिया गया। उनको गिरफ्तार करने वाले DM और SP को 2 दिन के बाद ही मुलायम सरकार ने सस्पेंड कर दिया। योगी की गिरफ्तारी के बाद कई जिलों में हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी की घटनाएं हुई, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई। पहली बार पुलिस ने हिंदू युवा वाहिनी पर थोड़ी सख्ती की, जिसका बयान करते हुए वे लोकसभा में रो पड़े थे। साल 2007 में गिरफ्तारी ने उनकी और हिंदू युवा की उग्रता में थोड़ी कमी ला दी।
और अब वो हर घटना में मौके पर पहुंचने और अपने हिसाब से न्याय करने की जिद नहीं करते। हालांकि आज भी वो अपने प्रिय विषयों लव जिहाद, घर वापसी, इस्लामिक आतंकवाद, माओवाद पर हिंदू सम्मेलनों का आयोजन कर गरजते रहते हैं। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति और उसके सेकुलर होने पर दुख जताते हैं और नेपाल की एकता के लिए राजशाही की वकालत करते हैं। मंदिर द्वारा चलाए जाने वाली 3 दर्जन से अधिक शिक्षण स्वास्थ्य संस्थाओं के वो अध्यक्ष या सचिव हैं। वो एक मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाने में भी जुटे हैं। मंदिर की संपत्तियां गोरखपुर, तहसीलपुर, महाराजगंज और नेपाल में भी है। उनकी दिनचर्या सुबह मंदिर में लगने वाले दरबार से होती है, जिसमें वो लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनके समाधान के लिए अफसरों को आदेश देते हैं। इसके बाद क्षेत्र में शिलान्यास, लोकार्पण और कार्यक्रमों और बैठकों में व्यस्त हो जाते हैं। योगी के मीडिया प्रभारी और उनके द्वारा निकाले जाने वाले साप्ताहिक अखबार हिंदवी, जो 3 वर्ष बाद बंद हो गया, के संपादक रहे डॉक्टर प्रदीप राव इससे सहमत नहीं हैं कि हिंदू युवा के इस इलाके में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण योगी को राजनीतिक सफलता मिली। वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी खासियत जनता से सीधा संवाद और संपर्क है। लोग उनमें महंत दिग्विजयनाथ के तेवर और महंत अवैधनाथ का सामाजिक सेवा कार्य का जोग देखते हैं। वो कहते हैं कि गोरखनाथ मंदिर के सामाजिक कार्यों का जनता पर काफ़ी असर है। योगी ने हिंदू युवा वाहिनी के अलावा विश्व हिंदू महासंघ से अपने लोगों को जोड़ रखा है। भाकपा मामले के सचिव राजेश साहनी कहते हैं कि हिंदू युवा वाहिनी और विश्व हिंदू महासंघ में क्षत्रिय जाति के लोगों का वर्चस्व है। यही कारण है कि कुछ दलित और पिछड़े युवा उनसे जुड़े जरूर, पर ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सके। योगी के साथ रहने वाले नज़दीकी चेहरे बदलते रहते हैं। उनके साथ बराबर दिखने वाले विधायक विजय बहादुर यादव, शंभू चौधरी, विजय दुबे, दयाशंकर दुबे, दीपक अग्रवाल दूसरे दलों में हैं या राजनीति से दूर हो चुके हैं। कभी उनके विरोधी रहे सपा के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह अब उनके साथ हैं। बसपा सरकार में मंत्री रहे फतेह बहादुर सिंह, विपिन सिंह उनके साथ दिखने लगे हैं। भाजपा में रहते हुए भी उनका हर चुनाव में भाजपा नेताओं से टकराव होता रहा है। वो अपने लोगों की सूची नेतृत्व के सामने रख देते और उन्हें टिकट देने की मांग करते। कई बार उन्होंने भाजपा के खिलाफ बागी उम्मीदवारों को खड़ा किया और उनके प्रचार में उतरकर पार्टी के सामने संकट खड़ा कर दिया, लेकिन अब उनका रुख नरम हुआ है। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने नाराज हिंदू युवा नेताओं को सलाह दी कि वे पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों का विरोध न करें। अपने में यह बदलाव उन्होंने इसलिए किया ताकि पार्टी की बड़ी भूमिकाओं में फिट हो सकें। उनकी नज़र 2017 की यूपी चुनाव पर थी। हालांकि पार्टी के भीतर ही कई नेता मानते रहे कि उनकी राजनीतिक ताकत को ज़्यादा आंका जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा उपचुनावों में पार्टी ने उनको आगे किया, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिली। जिस पूर्वांचल में वो भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं, वहां भी 17 साल में बीजेपी विधायकों की संख्या 10 से अधिक नहीं हो पाई थी। हालांकि इस बार पूर्वांचल से भी बीजेपी को कई विधायक मिले हैं। हालांकि चुनाव से साल भर पहले से ही उनके योगी सेवक सोशल मीडिया में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनाने का प्रचार अभियान शुरू कर चुके थे। उन्हें हिंदू पुनर्जागरण का महानायक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक बताया जा रहा था। उनके पास संगठित मीडिया सेल भी रहा है, जिसने कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण भी शुरू किया। गायक राकेश श्रीवास्तव गीतों से उनका बखान करते हुए कई एल्बम निकाल चुके हैं, जिनमें उन्हें हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेने और हाथ में तलवार उठाने वाला बताया गया है, और जिसकी सेना विधर्मियों को घेर कर मार रही है और जिसके डर से माओ और नक्सली भाग रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।